उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में, जहां कच्चे रास्ते, मिट्टी के घर, वहीं रहता था हरीराम। हरीराम कोई बड़ा आदमी नहीं था। उसके पास न तो ज्यादा जमीन थी, न पैसा, न शहर में रहने वाले रिश्तेदार। उसके पास बस थी ईमानदारी, मेहनत और अपने खेत से अटूट लगाव। हरीराम का घर मिट्टी और फूस से बना था। उस साल की ठंड कुछ ज्यादा ही बेरहम थी। खेतों में पाला गिरने लगा था। हर सुबह हरीराम खेत पर जाता और डरता कि कहीं उसकी फसल नष्ट ना हो जाए। गेहूं की फसल उसकी जिंदगी की उम्मीद थी। एक सुबह जब हरीराम खेत पहुंचा तो उसने देखा कि कई जगह पाला जम चुका है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो मिट्टी को हाथ में लेकर बोला, हे भगवान, अगर ये फसल चली गई तो मेरे बच्चों का पेट कैसे भरेगा। गांव के कई किसान उस दिन पंचायत के पास इकट्ठा हुए। कुछ अमीर किसान बोले, इस ठंड में खेती छोड़ दो, नुकसान ही नुकसान है। लेकिन हरीराम चुप रहा। उसके पास छोड़ने का विकल्प नहीं था। वो रोज सुबह ठंड में खेत जाता, शाम को मजदूरी करता और रात को आग के पास बैठकर बच्चों को कहानी सुनाता ताकि वे ठंड भूल सके। एक रात गांव में खबर फैल गई कि पास के गांव में एक गरीब किसान ठंड से मर गया। ये सुनकर गांव में सन्नाटा छा गया। धनिया डर गई। देखा जी, ठंड क्या कर रही है। हरीराम ने बच्चों को सीने से लगाया और बोला, जब तक सांस है तब तक मेहनत है। कुछ दिन बाद गांव में एक अमीर साहूकार लालचंद आया। उसने किसानों से कहा, अगर ठंड से डर लगता है तो अपनी जमीन मुझे बेच दो, मैं अच्छा दाम दूंगा। कई गरीब किसान लालच में आ गए, लेकिन हरीराम ने मना कर दिया। लालचंद हंसा, देख लेना हरीराम, ठंड तेरी रीढ़ तोड़ देगी। ठंड बढ़ती गई। एक रात इतनी तेज ठंड पड़ी कि हरीराम के बच्चे कांपने लगे। धनिया ने अपनी साड़ी बच्चों पर डाल दी। हरीराम बाहर बैठा आग जलाता रहा ताकि धुआं अंदर जाए और कुछ गर्मी मिले। समय बीतता गया। ठंड ने कई खेतों को बर्बाद कर दिया, लेकिन हरीराम की मेहनत रंग लाई। उसकी फसल पूरी तरह तो नहीं, लेकिन बच गई। गांव में जब कटाई शुरू हुई तो लोगों को हैरानी हुई। लालचंद को सबसे ज्यादा गुस्सा आया। उसने सोचा था हरीराम टूट जाएगा। कटाई के दिन हरीराम ने जो अनाज निकाला वही गांव के कई भूखे परिवारों के काम आया। उसने किसी से मुंह मोड़कर बात नहीं की। एक दिन स्कूल मास्टर गांव में आए और बोले, हरीराम, तुम्हारा बेटा मोहन बहुत होशियार है, इसे आगे पढ़ाओ। हरीराम की आंखें भर आईं। उसने कहा, मैं मजदूरी कर लूंगा, लेकिन बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकने दूंगा। साल बीता, ठंड फिर आई, लेकिन इस बार हरीराम तैयार था। गांव के लोग अब उसे सम्मान से देखते थे। वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज उससे सलाह लेते थे। हरीराम ने समझ लिया था, ठंड सिर्फ मौसम की नहीं होती, गरीबी और हालात की भी होती है। जो इंसान मेहनत, ईमानदारी और दया नहीं छोड़ता, वही असली विजेता होता है। कटाई के बाद हरीराम को जो थोड़ी बहुत कमाई हुई वो उसकी उम्मीद से कम थी, लेकिन दिल को तसल्ली देने वाली थी। उसने अनाज का एक हिस्सा घर के लिए रखा और बाकी बेचकर बच्चों के लिए नए कपड़े लाने का सपना देखा। मोहन और गुड्डी महीनों बाद पहली बार मुस्कुराए जब उन्होंने रंगीन कपड़े देखे। गुड्डी ने कपड़ा छूते हुए पूछा, बाबा, ये हमारे लिए ही है ना? हरीराम ने सिर हिलाया और उसकी आंखों में चमक आ गई। लेकिन ठंड अभी पूरी तरह गई नहीं थी। रातें अब भी लंबी और सर्द थीं। हरीराम को मजदूरी के लिए पास के कस्बे जाना पड़ता। कई बार वो खाली हाथ लौटता। धनिया समझती थी, लेकिन उसकी चुप्पी हरीराम को और मजबूत बना देती। एक दिन गांव में खबर आई कि सरकार की तरफ से किसानों के लिए राहत योजना आई है। पंचायत में नाम लिखे जा रहे थे। हरीराम भी गया, लेकिन वहां पहले से बैठे कुछ लोगों ने उसके नाम पर हंसी उड़ाई। किसी ने कहा, इसकी तो जमीन भी ठीक से नहीं है। किसी ने कहा, ये पढ़ा लिखा नहीं, कागज क्या भरेगा। हरीराम चुपचाप खड़ा रहा। जब उसका नंबर आया तो उसने कांपते हाथों से कागज पकड़ा। मास्टर जी ने मदद की, नाम लिखा गया। उस दिन पहली बार हरीराम को लगा कि शायद उसकी मेहनत को भी कोई देख रहा है। दिन बीतते गए। एक शाम लौटते वक्त रास्ते में उसे वही बूढ़ा भिखारी मिला जिसे उसने ठंड में शरण दी थी। इस बार उसके चेहरे पर कमजोरी नहीं, बल्कि शांति थी। उसने हरीराम को देखते ही पहचान लिया। बोला, बेटा, तूने उस रात जो दिया था वो सिर्फ कंबल नहीं था, इंसानियत थी। हरीराम कुछ समझ नहीं पाया। बूढ़ा मुस्कुराया और आगे बढ़ गया।
वो दृश्य हरिराम के दिल में बस गया। गांव में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। जिन किसानों ने जमीन बेच दी थी वे अब मजदूरी कर रहे थे। लालचंद ने गांव में गोदाम बनवाया, लेकिन उसका मन कभी शांत नहीं रहता था। उसे हरिराम की आंखों की शांति खलती थी। एक दिन अचानक मोहन बीमार पड़ गया। तेज बुखार, कंपी, ठंड ने फिर से हमला किया। घर में पैसे कम थे, धनिया रो पड़ी। हरिराम बिना सोचे मोहन को कंधे पर उठाकर 3 कोस दूर अस्पताल ले गया। पूरी रात बाहर बैठा रहा। सुबह डॉक्टर ने कहा समय पर ले आए, बच गया। हरिराम ने राहत की सांस ली। बाहर निकलते वक्त उसे पंचायत से बुलावा मिला। वही राहत योजना की मदद मिली थी। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन इतनी कि घर चल सके। हरिराम ने भगवान को याद किया, लेकिन घमंड नहीं आया। उसने सबसे पहले गांव के उस परिवार की मदद की जिसके घर ने उस साल ठंड से मौत हुई थी। अगले साल ठंड फिर आई, लेकिन इस बार हरिराम ने गांव वालों को इकट्ठा किया। बोला, अगर हम सब मिलकर आग जलाएं, फसल ढकें तो नुकसान कम होगा। लोग पहली बार उसकी बात ध्यान से सुन रहे थे। हरिराम वही था, सादा, मेहनती, चुपचाप काम करने वाला। लेकिन अब गांव उसे गरीब किसान नहीं, मजबूत इंसान कहने लगा था। ठंड आती रही जाती रही, लेकिन हरिराम के भीतर की आग बुझी नहीं, और उसी आग ने उसके पूरे गांव को रोशन कर दिया। समय आगे बढ़ता गया। ठंड की जगह अब हल्की गर्मी ने ले ली थी, लेकिन हरिराम के शरीर में सालों की मेहनत की थकान बस चुकी थी। फिर भी वो रोज सूरज निकलने से पहले उठता, खेत जाता और शाम तक काम करता। गांव के लोग अब उसकी मेहनत को आदत समझने लगे थे, लेकिन हरिराम के लिए हर दिन एक नई लड़ाई होता था। एक सुबह खेत में काम करते हुए उसे चक्कर आया, हाथ से हंसिया छूट गई और वो जमीन पर बैठ गया। कुछ देर तक वो वहीं बैठा रहा, सांसें ठीक करता रहा। उसे किसी से कुछ कहना पसंद नहीं था। वो जानता था कि अगर उसने कमजोरी दिखाई तो घर की चिंता और बढ़ जाएगी। उस दिन वो जल्दी घर लौट आया। धनिया ने उसके चेहरे को देखा तो घबरा गई। बोली, आज कुछ ठीक नहीं लग रहा। हरिराम ने बात टाल दी। बच्चों के सामने वो हमेशा मजबूत बना रहना चाहता था, लेकिन शरीर अपनी बात मनवा ही लेता है। कुछ ही दिनों में उसकी तबीयत और बिगड़ने लगी। गांव के वैद्य ने कहा, ज्यादा मेहनत मत करो, नहीं तो बिस्तर पकड़ना पड़ेगा। ये सुनकर हरिराम चुप हो गया। उसके लिए मेहनत छोड़ना सांस छोड़ने जैसा था। इसी बीच गांव में पंचायत चुनाव की हलचल शुरू हो गई। लोग उम्मीदवारों की बातें करने लगे। कुछ नौजवानों ने हरिराम से कहा, तुम खड़े हो जाओ, तुम ईमानदार हो। हरिराम हंस दिया। उसे ये सब अपने लिए नहीं लगा। वो खुद को उस लायक नहीं समझता था। लेकिन ये बात लालचंद को चुभ गई। उसे लगा कि अगर हरिराम आगे बढ़ा तो उसकी पकड़ ढीली हो जाएगी। उसने गांव में अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। कहा जाने लगा कि हरिराम को जो मदद मिली थी वो गलत तरीके से मिली थी। हरिराम को जब ये बात पता चली तो उसे दुख हुआ, गुस्सा नहीं। उसने सोचा, अगर सच मेरे साथ है तो झूठ ज्यादा देर नहीं टिकेगा। एक रात अचानक तेज ठंड के साथ बारिश आ गई। फसल अभी खेत में ही थी। कई किसान डर गए। हरिराम ने बिना देर किए गांव वालों को बुलाया। सब मिलकर खेतों में पहुंचे। पूरी रात उन्होंने फसल को बचाने की कोशिश की। हरिराम खुद भीगता रहा, ठंड से कांपता रहा, लेकिन रुका नहीं। सुबह जब बारिश थमी तो नुकसान कम हुआ था। गांव वालों ने राहत की सांस ली। उसी दिन हरिराम बुखार में तपने लगा। शरीर जवाब दे गया। उसे चारपाई पर लिटा दिया गया। धनिया रोती रही, बच्चे डर गए। 3 दिन तक वो होश में नहीं आया। गांव के लोग बारी बारी से देखने आए। किसी ने दवा दी, किसी ने लकड़ी दी, किसी ने खाना। वही गांव जो कभी उसे नजरअंदाज करता था, आज उसके आंगन में खड़ा था। चौथे दिन उसकी आंख खुली। सबसे पहले उसने बच्चों को देखा। कमजोर आवाज में बोला, फसल? मोहन ने कहा, बच गई बाबा। हरिराम की आंख से एक आंसू बह निकला। कुछ हफ्तों बाद वो थोड़ा संभला, काम अब कम करता था। मोहन ने खेत में हाथ बटाना शुरू कर दिया। गुड्डी माँ के साथ घर का काम सीखने लगी। हरिराम दूर बैठकर ये सब देखता और सोचता कि वक्त कैसे बदल रहा है। पंचायत चुनाव में गांव ने हरिराम को ही चुन लिया। वो मना करता रहा, लेकिन लोगों की जिद के आगे झुक गया। उसने कभी मंच से भाषण नहीं दिया, बस इतना कहा, मैं आप ही में से एक हूँ। उसके बनने के बाद गांव में बड़े बड़े बदलाव नहीं आए, लेकिन छोटे छोटे दर्द कम होने लगे। कोई भूखा नहीं सोया, ठंड में कोई अकेला नहीं रहा। लालचंद धीरे धीरे किनारे होता चला गया। हरिराम की सेहत पूरी तरह ठीक नहीं हुई, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी शांति आ गई थी। उसे अब खुद की चिंता कम, गांव की चिंता ज्यादा रहती थी। एक ठंडी शाम वो अलाव के पास बैठा बच्चों को देख रहा था। मोहन किताब पढ़ रहा था। गुड्डी कुछ लिख रही थी। धनिया चुपचाप आग में लकड़ी डाल रही थी।
हरीराम ने आंखें बंद की। ठंड अब भी थी, लेकिन उसे महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि अब वो अकेला नहीं था।